अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम लोग C++ प्रैक्टिकल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने C++ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि इसका स्कोप क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं और कितना आप इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सर्च करते हैं। आज की इस वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल C++ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपना प्रोग्राम लिखते हो और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो और फिर कंप्यूटर क्या करता है कि उसको कंपाइल करके उसको कलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है और आपको एक आउटपुट देता है और आपको एक रिज़ल्ट देता है। तो उसके लिए कंपाइलर की डिफरेंट टाइप्स हैं। आप लोग डेव C++ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको डेव C++ का नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा कि डेव C++ कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल एक कंपाइलर है और इसका साइज़ भी 50 MB का है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करने के बाद उस वीडियो को फॉलो करके या अगर आपको इंस्टॉल आपके पास है तो आप डेव C++ कंपाइलर को ओपन कर लीजिए। अब कंपाइलर कुड बी डिफरेंट। आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर तो रिकमेंडेड नहीं है, वो तभी रिकमेंडेड है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा उसकी नीड हो। सो ऑफलाइन कंपाइलर ऑलवेज रिकमेंडेड है जिसमें आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं और डेव C++ भी यूज़ कर सकते हैं। कंपाइलर ओपन करने के बाद आपने एक सोर्स फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आप अपना बेसिकली प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए मैं फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। देन आई विल क्लिक ऑन न्यू एंड देन न्यू के बाद मैं सोर्स फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आप लोग डायरेक्ट कंट्रोल+N करके भी सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने क्रिएट सोर्स फाइल कर दिया है और आप देखें कि अनटाइटल्ड 1 के नाम से एक सोर्स फाइल यहाँ पे क्रिएट भी हो चुका है जहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम बेसिकली लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अब इसको पहले सेव करूँगा कि यहाँ पे जो इसका बैकअप है वो कहाँ पे जाके सेव हो। तो उसके लिए मुझे फाइल पे क्लिक करके दोबारा सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सो मैं वो कर लेता हूँ एंड देन मैं अपने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ C++। लेट्स सपोज मैं उसको नाम दे देता हूँ C++ यूट्यूब लेक्चर्स और यहाँ पे मैं अपने जितने भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब के वो यहाँ पे स्टोर करूँगा। और फाइल का नेम अनटाइटल्ड 1 है तो मैं इसको लेक्चर 2 रख लेता हूँ ताकि मुझे स्पेसिफाई है कि ये लेक्चर 2 के लिए मैं ये प्रोग्राम लिख रहा था। तो अब आप देखें कि लेक्चर 2.cpp यहाँ पे चेंज हो चुका है। CPP का मतलब है C++, मतलब ये फाइल C++ की है। आपको मैं डेस्कटॉप में फ़ोल्डर दिखा देता हूँ C++YT लेक्चर्स के नाम से। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा कोई प्रोग्राम बिल्कुल एम्प्टी है। जहाँ जब मैं इस पर काम करने लगूँगा तो ऑब्वियसली ये फिल हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप लोग कोई भी डेवलपमेंट करने जाते हैं, लेट्स सपोज आप फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो मेन आपकी जो नीड्स होती हैं या बेसिक नेसेसरीज होती हैं वो ये होता है कि आप उसको डायमेंशन देते हैं कि कितने विड्थ होनी चाहिए और कितना आपकी हाइट होनी चाहिए उस फोटो की, उस स्पेसिफिक फ़ोटो की। तो इसी तरह जब भी आप कोई भी लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर हर प्रोग्राम में लिखना होता है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आप लोगों ने इसको क्रैप कर लेना है और क्रैम करने के बाद आप लोग इसको जो है वो क्रैमिंग कि आप इसको रट लें और आप हर प्रोग्राम में इसको यूज़ करेंगे। मैं इसको सिंपली ऐसे ही लिख लेता हूँ और मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इस प्रोग्राम का या इस बेसिक स्ट्रक्चर का क्या यूज़ है और हम इसको बाद में हर प्रोग्राम में क्यों लिखेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो बताता है कि हम लोग C++ में कोडिंग कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन है हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, जो कि आयोस्ट्रीम लिखा हुआ है 2 बार, ये जो ब्रेसिस के दरमियान में लिखा हुआ है। तो आप ये जो कीज़ हैं या आप कीबोर्ड से आसानी से जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये आयोस्ट्रीम बेसिकली एक लाइब्रेरी है, इनपुट और आउटपुट के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। हम लोग अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट्स ले रहे होंगे, कुछ हम आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे होंगे, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इनपुट और आउटपुट की और इसी लिए हम इसको इंक्लूड करवाते हैं ताकि हम लोग इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर से हम लोग समझा सकें कि इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट कैसे लेनी है। तो ये लाइब्रेरी बेसिकली एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के तौर पे काम करती है और हमें इनपुट और आउटपुट लेने में हेल्प करती है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आपको इसका मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको क्रैम कर लें कि आपने ये लाइन लिखनी है। स्पेलिंग आप याद रखिएगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद सेमी कॉलन।
और देन आप इंट मेन लिखेंगे। इस 5th या 6th लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इंट क्यों लिखते हैं, आप यहाँ पे कुछ और भी कीवर्ड लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये रिटर्न ज़ीरो का क्या मतलब है ये भी आपको मैं 5th या 6th लेक्चर में बता रहा हूँ जब हम फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे डिटेल में। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हम पहले एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है C++ की, क्योंकि C++ में बिल्ट इन लाइब्रेरीज आती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम बड़े बड़े कोड लिखने से बचें और सिंपल एक कीवर्ड लिख के हम अपना काम कर लें। तो वो कीवर्ड जो है वो दो किस्म के होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली इनपुट या आउटपुट की, जो कि C++ में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसका जो कीवर्ड है इनपुट के लिए वो है सी इन के नाम से कीवर्ड आता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सी इन जो कीवर्ड है वो इनपुट के लिए है, और एक सी आउट कीवर्ड होता है जो कि हमारे लिए आता है आउटपुट के लिए। तो अब नाम से ही ये अपने नेम से ये स्पेसिफाई कर रहा है कि सी इन जो है वो कुछ इनपुट के लिए कीवर्ड यूज़ हो रहा होगा और सी आउट जो कीवर्ड है वो कुछ आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, C++ में एक फीचर होता है कि अगर आप लोग कोई भी कोड ऐसे ही लिख देते हैं, जब आप उसको कंपाइल करते हैं, मैं अब आपको कंपाइल और रन करना भी सिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के मिड में आप मेरा माउस देखिए, यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कंपाइल एंड रन, ठीक है। इसके शॉर्ट कीज़ भी हैं जो आप F11 प्रेस करके जो है वो इसको कंपाइल एंड रन कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए ये कंपाइल हो रहा है, लेकिन ये मसला है, ये एरर दे रहा है क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट के नाम से यहाँ पे कोई भी कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं ऐसी, अब मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए लिख रहा था कि मैं आपको इनपुट और आउटपुट की कीवर्ड्स बता रहा हूँ कि वो कौन से यूज़ होते हैं, जो iostream लाइब्रेरी बेसिकली उसको होल्ड करती है। तो वो होते हैं सी इन जो कि इनपुट के लिए यूज़ होता है, और सी आउट जो होता है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अब देखें ये कोई भी C++ का हिस्सा नहीं है, ये जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ कमेंटिंग? कमेंटिंग इज़ बेसिकली टू स्टॉप कंपाइलर टू रीड दिस, ठीक है। तो मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ तो अब कंपाइलर जो है वो इसको रीड नहीं कर सकता। ये मेरी अपनी आसानी के लिए है कि मैं आपको समझाने के लिए इनको डबल स्लैश से छुपा दूंगा और कंपाइलर इसको रीड नहीं कर सकेगा। और मैं अब जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं दिखेगा। सो इसलिए जो है वो कोई आउटपुट भी नहीं दिखी बेसिकली जब मैंने इसको रन किया, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया। मैंने आपको सिंपल अभी समझाया है कि सी इन इनपुट के लिए यूज़ होता है और सी आउट जो है वो आपका आउटपुट कमांड के लिए यूज़ होता है। सो अब आप इसको याद रखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट चलता हूँ कि किस तरह से हमने काम करने। अब मैं आपको आउटपुट चेक करना सिखाता हूँ कि आउटपुट किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले आउटपुट के लिए आपको पता है कि सी आउट का एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब आप आउटपुट का स्ट्रक्चर समझ लें। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि कमेंट करके डबल स्लैश लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कमेंट कर रहे हैं। कमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी आसानी के लिए कुछ कमांड्स लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हम लोग नीचे या अबव जो है वो इस कोड के क्या कर रहे हैं। और प्रोफेशनल कोडर्स भी अपने कोड को कमेंट करते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि फ्यूचर में जब भी वो इतना बड़ा 1000 या 2000 लाइन्स का कोड देखे तो उन्हें इस कमेंटिंग से ही पता लग जाए कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे उन्होंने कौन सा काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो बिलो स्टेटमेंट है, जो बिलो लाइन में लिखूंगा सी आउट की, इज़ फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए जो है वो ये बिलो लाइन लिख रहा हूँ। ऑलराइट, सो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा आउटपुट के लिए। तो वो होता है सी आउट, जो मैंने आपको बता दिया आउटपुट के लिए या डिस्प्ले के लिए होता है, और उसके बाद आप दो लेस देन का साइन लिखते हैं एंड देन आप शिफ्ट प्रेस करके ये वाली ब्रैकेट्स, डबल ब्रैकेट्स जो है वो लगाते हैं, और उसके बाद आप इन ब्रैकेट्स के बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं। और जो भी आपने टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट मैसेज एक डिस्प्ले करवाना होता है, वो आप इन ब्रैकेट्स के दरमियान में या इन कॉमास के दरमियान में आप लोग लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, दिस इज प्रोग्रामिंग क्लास। लेट्स सपोज मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सी आउट लेस देन और दिस इज प्रोग्रामिंग क्लास लिखकर और एंड पे सेमी कॉलन से क्लोज कर दूंगा। अब आप दो चीज़ें याद रखिएगा कि C++ जो है वो केस सेंसिटिव है। आप इसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको लार्जली नहीं लिख सकते, मीन टू से कि आप यूजिंग का यू बड़ा नहीं लिख सकते, आप INT का आई बड़ा नहीं लिख सकते। आप लोग केस सेंसिटिव लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा जो है वो शॉर्ट केस लेटर यूज़ होंगे, या जिनको शॉर्ट लेटर्स भी बोला जाता है। कैपिटल लेटर्स इसमें यूज़ नहीं होंगे। जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे रिटर्न एक कीवर्ड है, सी आउट एक कीवर्ड है, इंट मेन, ये सारे कीवर्ड्स हैं, तो ये हमेशा
जो है वो शॉर्ट केस कीवर्ड्स होंगे, आपके सेंसिटिव चलेंगे, ठीक है। केस सेंसिटिव ये लैंग्वेज है, आप इसमें बड़े कीवर्ड्स के साथ जो है वो कोड नहीं लिख सकते। सेकंड चीज़ ये है कि मैक्सिमम जब भी आप कोई भी लाइन लिख देते हैं, आपको उसके बाद सेमी कॉलन लगाना होता है। आप देखें यहाँ पे मैंने अपनी सी आउट की लाइन लिखी है, देन आई हैव पुट सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ माई लाइन, और इस तरह रिटर्न जीरो के बाद में भी मैंने जो है वो एक लाइन एक सेमी कॉलन लगाया है, जो कि निशानी देता है कि जी मेरी वो वाली लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखें मैंने दो चीज़ें कर दी हैं कि मैंने आपको बता दिया कि सी आउट लेस देन और उसके बाद आप ये कॉमास लगाएंगे, डबल कॉमास, ठीक है। सेंटेंस लिखने के लिए आप डबल कॉमास लगाते हैं, तो डबल कॉमास के बाद आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है आप उसके दरमियान में लिखेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं ये जो है वो इन कॉमास के बाहर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये एक एरर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ हमजा, मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर मुझे देगा, क्योंकि मैं इन कॉमास के बाहर कोई भी चीज़ नहीं लिख सकता। तो जो भी मुझे डिस्प्ले करवाना है मुझे इस कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आएगा दिस इज प्रोग्रामिंग क्लास हियर यू कैन सी, ठीक हो गया। तो ये था आउटपुट के लिए स्टेटमेंट यूज़ होती है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे के दिखा देता हूँ कि अगर मुझे राइट करना है माई नेम इज़ हमजा, तो मैं लिखूंगा सी आउट लेस देन और ये डबल ब्रैकेट्स एंड देन मैं लिखूंगा माई नेम इज़ हमजा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अगर ये सेमी कॉलन लगा दूँ तो ये कॉलन जो है वो बेसिकली कॉमास के अंदर है, तो ये भी प्रिंट होगा, और देन उसके बाद मैं जो है वो सेमी कॉलन लगा दूंगा। एंड देन आप लोग अगर इसको रन करेंगे या आप अपना नाम भी लिख के रन करना चाहें तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। सो नाउ अब हमने आउटपुट के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है कि आप लोग लेट्स सपोज हम इनपुट और आउटपुट के बारे में ही बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि x आपके पास एक वेरिएबल है उसमें 5 स्टोर है, और आपके पास y एक वेरिएबल है जिसमें 5 स्टोर है। आप x प्लस वाई करना चाहते हो, तो आप ह्यूमन हो, आपको पता है कि x प्लस वाई 10 होगा। तो आपके पास बेसिकली दो डाटा थे जो कि x और y इनपुट थी, और इनका जो रिजल्ट 10 आया है ये एक आउटपुट थी। तो अब हमने आउटपुट का तो कंसेप्ट देख लिया, जो कि हम सी आउट करके हम आउटपुट की कमांड को सीख चुके हैं। सी आउट लेस देन और यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं वो हम लोग उसको सीख चुके हैं। अब मैं आपको इनपुट के कंसेप्ट को बताता हूँ कि इनपुट का कंसेप्ट किस तरह से लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले इनपुट को सीखने से पहले मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग ये लेक्चर जो है वो डाटा टाइप्स के बारे में भी आप लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स सपोज मैं डाटा टाइप्स की यहाँ पे कमेंट करता हूँ ताकि आप ये कंपाइलर इसको रीड ना करे और कोई एरर ना दे। तो ये सिर्फ मेरी आसानी के लिए होता है कि ये क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डाटा टाइप्स की मैं बात करूं तो डाटा टाइप्स जो है वो काफ़ी किस्म की होती हैं, काफ़ी टाइप्स की होती हैं, लेकिन मैं अब अपने केस में कुछ चीज़ें यूज़ करूंगा। लेट्स सपोज आप मेरे साथ या कोई भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर रहा है, मैं उसके साथ किस तरह से बात कर सकता हूँ, वो कुछ इस तरह से होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ किसी से, मैं पूछता हूँ कि इस वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैं किसी से क्वेश्चन करता हूँ कि इस वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ हैं, तो वो आंसर देता है 196, जो कि एक एग्जैक्ट वैल्यू है। 196 इज एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है। हमें पता है कि 196 एक कंट्रीज है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है। आपसे मैं पूछता हूं कि आप पाकिस्तान या इंडिया में पेट्रोल की प्राइस क्या है, तो पाकिस्तान की प्राइस है 248.23। तो ये पेट्रोल की प्राइस है, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। नॉट एग्जैक्ट मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है 248, अगर होता तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन जब पॉइंट्स या फ्रैक्शन में बात आ गई है तो ये नॉट एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, डाउट है, फ्रैक्शन में ये चीज़ आ चुकी है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो आपको पता है 26 होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या होता है, तो आप मुझे कहेंगे ए होता है। सो ए एक करेक्टर है बेसिकली, आप इसे लेटर भी कह सकते हैं, आप इसे करेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैं आपको कहता हूं कि दिस इज़ हमजा, तो ये क्या है, ये एक लेटर नहीं है या ये एक करेक्टर नहीं है, ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। और इसके अलावा जो है वो एक चीज़ होती है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप प्रोग्रामिंग का कोर्स अपने दिल से सीख रहे हो, तो लेट्स सपोज ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है येस या नो की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये येस या नो की है कि आपका दिल है कि नहीं है। तो ये कुछ जो है वो डाटा टाइप्स हैं जो कि अब हम यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दिया, मैं इन्हीं के आगे अब इनकी डाटा टाइप्स बताता हूँ कि इनकी डाटा टाइप्स क्या होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं उनकी डाटा टाइप क्या होती है। उनकी डाटा टाइप होती है इंटीजर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम C++ में INT या इंट कह के
जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। सो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कैन स्टोर एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, इंटीजर कैन स्टोर एग्जैक्ट वैल्यू। अब हम इंटीजर हमने कह दिया कि डाटा टाइप है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक इंटीजर ए है, तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जो ए टू जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब हमने इंट ए लिख दिया, तो इसका मतलब है ए इज़ अ वेरिएबल विच इज़ ऑफ द डाटा टाइप इंट। तो ए एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। सो ए में अगर मैं कोई भी स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि इंट हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है, विच कुड बी लेट्स सपोज 5। सो आपको अब समझना पड़ेगा कि ए एक वेरिएबल है जिसमें जो इंटीजर टाइप का है। तो आपको पता लग गया कि ये क्या स्टोर कर सकता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है, इट मीन्स कि ये 5 स्टोर करेगा। उसके बाद है नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज, जो पॉइंट्स में होती हैं या जो फ्रैक्शंस में होती हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा टाइप से, उसको कहा जाता है फ्लोट या फिर डबल। तो ये दोनों एक ही हैं, फ्लोट या डबल, जो कि नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं, डाटा टाइप्स हैं बेसिकली ये। तो उसके लिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं पेट्रोल की प्राइस स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ फ्लोट, मैं फ्लोट बी इज इक्वल टू पेट्रोल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये नॉन एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो मैंने अपने एक बी वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, क्योंकि फ्लोट पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो मैंने 248.23 जो है वो यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब जो वेरिएबल है, जैसे बी एक वेरिएबल था, आपको बताया कि ए टू जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम उनको वेरिएबल कह सकते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ए टू जी तक ही जो चीज़ है वो हमने वेरिएबल में कंसिडर करनी है, वी कैन इवन कंसिडर मैं फ्लोट मैं डबल के साथ लेट्स सपोज अब स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं डबल पेट्रोल लिख के भी इसमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास अब जो वेरिएबल है वो पेट्रोल है, और पेट्रोल की डाटा टाइप क्या है, डबल है, तो डबल क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है और ये वाली स्टेटमेंट भी इवन ठीक है। उसके बाद एक करेक्टर है ए, जो अगर हम ए इट कुड बी इवन स्मॉलर और इट कुड बी इवन लार्जर, मतलब ये कैपिटल भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट केस लेटर्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो डाटा टाइप यूज़ होती है वो होती है करेक्टर, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है कैर। आप इसको चार भी बोल सकते हैं, आप इसको कैर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद कैर क्या है कि कैर डाटा टाइप यूज़ होती है किसी लेटर को स्टोर करने के लिए। तो अब आपको जैसे मैं लिखता हूँ कैर सी, तो एक सी वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप कैर है, और ये स्टोर क्या करेगा, ये ए स्टोर करेगा। लेकिन आप याद रखिएगा जब भी एक करैक्टर होता है, देखें करैक्टर हमेशा सिंगल होगा, या फिर ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है, कभी भी ए बी सी इकट्ठा नहीं हो सकता। ए बी सी होगा तो वो एक सेंटेंस या एक वर्ड बन जाएगा। हम लोग लेटर या करैक्टर की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप सिंगल लेटर स्टोर करेंगे वो आप करेंगे हमेशा सिंगल कॉमास के अंदर, जो कि आप इजीली सिंगल कॉमास आपको जो है वो शिफ्ट के साथ एंटर के साथ आपको मिल सकते हैं। हमने ऊपर सी आउट स्टेटमेंट यूज़ की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सेंटेंस डबल कॉमास में लिखते हैं ये, लेकिन जो करैक्टर है वो आप हमेशा सिंगल कॉमास के अंदर लिखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है। सेंटेंस की डाटा टाइप क्या होती है, सेंटेंस की डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग अगर आपने ये जो दिस इज हमजा है ये एक सेंटेंस है, तो अगर आपने ये सेंटेंस किसी में डाटा टाइप में स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में डी कह देता हूँ, तो डी एक वेरिएबल हो जाएगा जो स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब हम इसमें सेंटेंस स्टोर कर सकते हैं। अब याद रखिएगा सेंटेंस हमेशा डबल कॉमास के दरमियान में से स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैं दिस इज़ अगर हमजा लिख दूँ तो ये सेंटेंस जो है वो इसमें एक डी वेरिएबल में जिसके डाटा टाइप स्ट्रिंग है उसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा अब जो ट्रू और फॉल्स है इसकी जो डाटा टाइप होती है वो बूलियन होती है, बूल BOOL। तो बूल क्या करता है, बूल मतलब अगर मैं कहता हूँ बूल ई, एक ई वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप बूल है, तो बूल इवन इट कैन स्टोर ट्रू, और या तो फिर इट कैन इवन स्टोर बूल इज इक्वल टू ट्रू, और इट कैन इवन स्टोर बूल ई इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये फॉल्स भी स्टोर कर सकता है और ये ट्रू भी स्टोर कर सकता है। तो आपने ये नोट्स आई होप के बना लिए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, आप इनके नोट्स बना लें कि जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं इनकी डाटा टाइप इंटीजर होती है, जो एग्जैक्ट नहीं है नॉन एग्जैक्ट उनकी डाटा टाइप फ्लोट या डबल हो सकती है, जो सिंगल कैरेक्टर हैं उनकी डाटा टाइप कैर होती है या चार होती है, जिसको आप लोग स्टोर करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान, सिंगल कॉमास के दरमियान में, और जो सेंटेंस होता है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होती है जिसको आप स्टोर करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाकर, और बूल जो है वो स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स। वो ट्रू भी स्टोर कर सकता है, फॉल्स भी स्टोर कर सकता है। आने वाली वीडियोस में जब हम इस तरह की रिलेटेड असाइनमेंट प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो हम उसमें ट्रू भी स्टोर कर रहे होंगे और फॉल्स भी स्टोर कर रहे होंगे।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम द थ्योरेटिकल। एंड हम अब एक क्वेश्चन करते हैं और वो इस तरह से हम करते हैं कि अच्छा, अब हम इस तरह से करते हैं कि मैं आपको कहता हूँ आप एक आउटपुट दिखाएं जो कि इस तरह से हो, दिस इज हमजा, और आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें 4 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट करें 2.5 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट करें b। तो अब आपने ये एक ही ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप ये सारे काम कर दें। तो अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन में हमें प्रिंट करवाना है एक सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमें डाटा टाइप लिखनी पड़ेगी। तो सेंटेंस किस डाटा टाइप में स्टोर हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया। तो सेंटेंस जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर हो सकता है। तो मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ और उसके बाद मुझे एक वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा। वेरिएबल आपके अपने नेम के बराबर भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपका नाम मनीष है, आपका नाम पॉल है, आपका नाम अहमद है, तो आप अपने नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन मैं स्ट्रिंग ए कर देता हूँ तो ए एक वेरिएबल हो जाएगा जो जिसमें हम सेंटेंस स्टोर करवा सकते हैं। तो स्ट्रिंग ए लिख के डबल कॉमास और इसमें मैं अपना पूरा सेंटेंस लिख दूंगा, दिस इज हमजा, और उसके बाद मैं इसको सेमी कॉलन से कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सेमी कॉलन सेंसिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या स्टोर करवाना है, एक इंटीजर स्टोर करवाना है। तो मैं इंट बी इज इक्वल टू 4 कर दूंगा। अब याद रखिएगा कि उसके बाद इंट बी में मेरे एक वेरिएबल था जिसकी डाटा टाइप इंटीजर थी और इसमें 4 स्टोर हो चुका है। देन मैं अगर फ्लोट स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मतलब कि पॉइंट्स में वैल्यू, नेक्स्ट लाइन देखें आप 2.5 स्टोर करवाना है तो 2.5 इज अ वैल्यू इन पॉइंट्स। तो मैं इसमें फ्लोट सी कह देता हूँ, फ्लोट सी इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ पे आप डबल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे करेक्टर स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं करेक्टर डी इज इक्वल टू, और आपको मैंने बताया कि करेक्टर हमेशा सिंगल कॉमास के दरमियान में होता है, तो यहाँ पे मैं इन सिंगल कॉमास के दरमियान में बी लिख देता हूँ। अब आपके सामने है कि यहाँ पर मैंने इन सबको स्टोर करवा दिया है। अब वो वैल्यूज़ किस में स्टोर हैं, वो इन वेरिएबल्स में स्टोर है। मतलब अब ए के पास सेंटेंस स्टोर है, बी के पास 4 स्टोर है, सी के पास 2.5 स्टोर है, डी के पास बी स्टोर है। अब मैं इसको सी आउट करवाना चाहता हूँ। अब याद रखिएगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सी आउट स्टेटमेंट के बारे में बताया। सी आउट में जब आप लोग कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इन ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं। जैसे हमने अभी मैसेज डिस्प्ले करवाया था दिस इज हमजा, तो मुझे इन ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखना पड़ा था। लेकिन अगर मैं कोई वेरिएबल सी आउट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, मैं उसके साइड्स पे जो है वो कॉमाज नहीं लगाऊंगा। अगर मैं उसके साइड्स पे कॉमाज लगा देता हूँ तो इसका मतलब है मैं स्क्रीन पे सिर्फ ए प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी तक मैं सी आउट ए अगर प्रिंट करता हूँ तो सी आउट ए अगर मैं प्रिंट करता हूं तो आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि ये ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं ए प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं ए वेरिएबल प्रिंट करना चाहता हूं जिसमें क्या चीज़ स्टोर है, मेरा एक सेंटेंस स्टोर है। तो मुझे फिर सी आउट ए करते वक्त साइड्स पे इन्वर्टेड कॉमाज या कॉमाज डबल कॉमाज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल लिख दूंगा सी आउट ए, ठीक है। और ए हमारा जो देखें अब वेरिएबल हमने शॉर्ट लेटर से जो है वो मतलब कि डिक्लेयर हमने किया था शॉर्ट लेटर से, लेकिन हमने सी आउट ए बड़ा हम ए नहीं लिख सकते, हम कैपिटल ए नहीं लिख सकते, हम सिंपल सी आउट ए मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और उसके बाद मैं करूँगा सी आउट बी जो कि इंटीजर स्टोर करवा दे, इंटीजर डिस्प्ले करवा देगा क्योंकि बी में इंटीजर स्टोर है। फिर सी में जो है वो एक फ्लोट स्टोर है, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर है तो वो पॉइंट्स शो करवा देगा। एंड डी में जो है वो एक करेक्टर स्टोर है जो कि करेक्टर को शो करवा देगा। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मैं जब इसको रन करूंगा तो क्योंकि मुझे डाटा चाहिए था न्यू लाइन में, तो दिस इज हमजा न्यू लाइन में है, फिर एक 4 न्यू लाइन में है, 2.5 न्यू लाइन में है, बी न्यू लाइन में है। अब आप प्रिडिक्ट करें कि आउटपुट क्या ठीक आएगी। ऑब्वियसली आउटपुट ठीक आएगी, लेकिन थोड़ा सा एक इश्यू होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इशू होगा। तो अब आप इसको आउटपुट को देखिए, आउटपुट बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन मसला ये है कि वो हर चीज़ एक ही लाइन में कंजस्टेड होकर आ गई है, मतलब कि वो आपस में जो है वो मिली हुई हैं। तो अगर आपने इसको न्यू लाइन में करना है तो न्यू लाइन में करने का एक मेथड होता है जो कि अब मैं आपको न्यू लाइन में करने का मेथड बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ कि नीचे जो है मैं काम न्यू लाइन के साथ करूँगा। न्यू लाइन को आप इस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका वेरिएबल ख़त्म हो रहा है, मतलब इंटीजर से सेमीकोलन से पहले और वेरिएबल के बाद, आप यहाँ पे 2 लेस देन का साइन लगाएं और एंडल लिख दें। एंडल का मतलब है न्यू लाइन। और इसी तरह फिर बी के बाद आप 2 ये लगाएं और एंडल लिख दें, इसका मतलब न्यू लाइन। सी के बाद आप ये 2 लगाएं एंडल लिख दें, इसका मतलब न्यू लाइन। और डी के बाद आप ये 2 लगाएं और इसके बाद एंडल लिख दें, तो इसका मतलब न्यू लाइन। तो अभी क्या होगा कि ए वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा जिसमें डाटा स्टोर हो गया है सेंटेंस का दिस इज हमजा, और उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। देन फिर बी एग्जीक्यूट होगा जो कि 4 है, उसके बाद एंडल न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद एक सी एग्जीक्यूट होगा 2.5 जिसके बाद एंडल मतलब कि न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। और फिर डी एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर एंडल और ये न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी।
नाउ इफ़ आई रन दिस, तो ये सामने जो आउटपुट है वो बिल्कुल वही आ रही है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये था न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट। तो ये भी आपने देख लिया कि आप वेरिएबल के बाद हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह आप सेंटेंस के बाद भी हैंडल कर सकते हैं। वो किस तरह से, लेट्स सपोज मैं अब इन डी के बाद में प्रिंट करना चाहता हूँ सी आउट, और मैं एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग इज़ फन। ठीक है, प्रोग्रामिंग एक फ़न है। और उसके बाद मैं न्यू लाइन प्रिंट न्यू लाइन पे लेट्स सपोज, उसके बाद देखें मैं एक और मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ गुड बाय। तो अब देखिए ये भी मैसेज कंजस्टेड होकर आ जाएंगे क्योंकि मैंने न्यू लाइन नहीं की। ये एक ही लाइन में दोनों लास्ट वाले मैसेज आ जाएंगे। पहले वाले तो न्यू लाइन के साथ आएंगे क्योंकि मैंने उनके साथ एंडल लगा दिया, लेकिन इधर देखिए ये प्रोग्रामिंग इज़ फन गुड बाय ये एक ही लाइन में आ गया। तो मैं फिर वही करूँगा कि ये जो उसमें तो वेरिएबल के बाद हम लोग ये लगा रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन से पहले हम ये लगाएंगे, मतलब कि उन कॉमास के बाद में, और उसके बाद एंडर लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो एक न्यू लाइन में मैसेज आपका आ जाएगा। तो हर मैसेज जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट विद इन 2 मिनट्स अब आपको मैं बता देता हूं कि हम लोग बेसिकली इनपुट वाले सिनेरियो में कर क्या रहे थे। हम लोग यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे थे, हम लोग खुद ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे जिसकी हम कुछ डाटा टाइप डिसाइड कर रहे थे कि वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, यानी कि बूल हो सकता है ट्रू या फॉल्स। और वो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे और उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज कर रहे थे। अब आप लोग समझ लें दो चीज़ें। एक कंसेप्ट होता है डिक्लेयर करना, जिसका मतलब होता है कि अनाउंस। डिक्लेयर मीन्स अनाउंस, इसका सिनोनिम जो होता है उसका मतलब होता है अनाउंस करना या ऐलान करना आप कह लें। और जो उसके बाद एक होता है वर्ड, वो होता है इनिशियलाइज, इट मीन टू स्टार्ट। तो स्टार्ट। अब आप मुझे बताएं कि ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रिंग है, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और उसी के बाद मैं यहाँ तक मैं जो काम कर रहा हूँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरा एक ए वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बी एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंट है, सी एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, डी एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है। उसके बाद मैं इनिशियलाइज कहाँ कर रहा हूँ, इनिशियलाइज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल टू करके, और उसके बाद जो कंडीशंस मैंने आपको बताएं कि अगर स्ट्रिंग होगा तो डबल कॉमर्स के दरमियान में, फ्लोट या बी कुछ भी होगा तो आप वो सिंपल उस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इस पार्ट तक हो रहा है डिक्लेरेशन, और इस पार्ट तक ये जो वाली है ये हो रही है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज मतलब होता है टू स्टार्ट, कि वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो। तो बी 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि बी जो है वो यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन डिक्लेयर बी कहाँ पे हो रहा था, बी यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा था, यहाँ से बैक साइड पे। सो ये हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी यूज़ करता है आईओस्ट्रीम, जो कि इनपुट और आउटपुट की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। और उसके बाद ये आपको मैंने बताया कि क्रैम कर लें, आप इसको रट्टा लगा लें। और इंट में ये इंट क्यों होता है ये मैं आपको 5वें या 6ठे लेक्चर में बता रहा हूँ। और रिटर्न जीरो क्यों होता है, रिटर्न जीरो आप एक अपने आसानी के लिए समझ लें कि जब आपका रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट आती है तो प्रोग्रामर समझ जाता है कि कंपाइलर समझ जाता है कि आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और उसके बाद आपको आउटपुट दे देता है। और उसके बाद मैंने आपको सी आउट का बताया कि सी आउट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको इनपुट के कुछ डाटा टाइप्स के बारे में बताया, और उसमें किस तरह से डाटा स्टोर किया जाता है और कौन कौन सा डाटा उसमें स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग में कौन कौन सा डाटा स्टोर हो सकता है मैंने आपको बताया। और उसके बाद स्ट्रिंग या फिर इस तरह के इंटीजर, फ्लोट, इनको आउटपुट कैसे की जाती है, न्यू लाइन कैसे प्रिंट की जाती है, मैंने आपको बताया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन है तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।